Hello students, this is next video of your chapter 4. In previous video we have studied about physical properties of metals and non-metals, and in this video we are going to study about the chemical properties of metals and non-metals. So let's start it. Metals and non-metals have certain chemical properties, means हर जो metal और non-metal होते हैं उनके अलग अलग chemical properties होती हैं, which we are going to study further. That is, first, reaction of metal with oxygen. When metal reacts with oxygen to form metal oxide, means जब metal react करते हैं oxygen के साथ तो वो form करते हैं metal oxide, which are called metallic और basic oxide, जिनको हम क्या बोलते हैं, metallic oxide बोलते हैं या basic oxide बोलते हैं. These oxides are basic in nature. ये कैसे होते हैं, basic होते हैं nature में और red litmus paper को blue turn on करते हैं. नाउ हम एग्जाम्पल देखते हैं मैग्नीशियम रिबन का. मैग्नीशियम एक मेटल है जिसका हम एक रिबन लेते हैं, एक टुकड़ा लेते हैं, और उसको जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे, हीटिंग पर वो इन प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन क्या कैच कर लेगा, फायर कैच कर लेगा और बर्न हो जाएगा वाइट फ्लेम के साथ, और क्या देगा हमको, मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा. अब हम इसकी रिएक्शन देख लेते हैं इसी तरह से, जैसे कि मेटल प्लस ऑक्सीजन विल गिव्स अस मेटल ऑक्साइड. सिमिलरली अगर हम मैग्नीशियम का केस देखें तो क्या होगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड. सिमिलरली सोडियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव्स अस सोडियम ऑक्साइड. इसी तरह से जिंक का भी दिया हुआ है. एंड एल्यूमिनियम ऑन रिएक्शन विथ ऑक्सीजन फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड विच कवर्स इट्स सरफेस एंड एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर टू प्रिवेंट फर्दर ऑक्सीडेशन. मीन्स जो एल्यूमिनियम होता है उसके ऊपर जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाती है सरफेस पे उसकी, वो एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह भी एक्ट करती है और उसको फर्दर ऑक्सीडेशन से बचाती है. रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर. नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट जब मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते तो क्या होता है. सोडियम रिएक्ट्स वाइगनेसली विथ वाटर. मीन्स जो सोडियम होता है उसकी रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है और बहुत ज़्यादा एक्टिवली होती है वाटर के साथ, वाइल अदर मेटल्स डू नॉट डू सो, जबकि अदर मेटल्स ऐसा नहीं करते. दे डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज. मीन्स जो मेटल्स होते हैं वो वाटर में डिजॉल्व होकर क्या फॉर्म करते हैं, एल्कलीज फॉर्म करते हैं, जो क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं. व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रो ऑक्साइड. जब वाटर के साथ कोई भी मेटल रिएक्ट करता है तो वो क्या फॉर्म करता है, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है या मेटल हाइड्रो ऑक्साइड फॉर्म करता है. एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, और हमेशा क्या होती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है. सो वी आर गोइंग टू सी द रिएक्शन नाउ. मेटल प्लस H2O, that is water, will gives us metal oxide plus metal hydroxide plus hydrogen gas. Similarly, अगर हम सोडियम का देखिए तो सोडियम प्लस वाटर विल गिव्स अस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. एंड इन केस ऑफ पोटेशियम विथ वाटर react and gives us potassium hydroxide plus hydrogen. Now the reaction of calciums in cold water is not violent. जो रिएक्शन होती है कैल्शियम की वाटर के साथ, अगर हम उसको ठंडे पानी से रिएक्ट करते तो वो वायलेंट नहीं होती. इट टेक्स प्लेस स्लोली. मीन्स वो धीरे धीरे टेक प्लेस करती है, एकदम एक्टिवली ये रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करती. फॉर्मूला इसका होगा कैल्शियम प्लस वाटर विल गिव्स अस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन. मीन्स जब कैल्शियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो वो क्या हमको देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन देता है. नाउ मैग्नीशियम हार्डली रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर. जो मैग्नीशियम होता है वो बहुत कम ही रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के संग. रिएक्शन इज फास्टर विथ हॉट वाटर एंड वाइगनेस विथ स्टीम. मीन्स जो रिएक्शन होती है उसकी हॉट वाटर के साथ थोड़ी ज़्यादा तेज होती है और वाइग्रस होती है स्टीम के साथ. वो ठंडे पानी के साथ बहुत कम ही रिएक्ट करता है, हॉट वाटर के साथ थोड़ा ज़्यादा रिएक्ट करता है और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ रिएक्ट करता है स्टीम के साथ. इसकी रिएक्शन हमको दी हुई है. मैग्नीशियम प्लस स्टीम विल गिव्स अस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन. सिमिलरली मैग्नीशियम प्लस स्टीम अगर हम गैसियस फॉर्म में लेते हैं, जैसे कि इसमें दिया हुआ है H2O, ब्रैकेट में G लिखा हुआ है, उसका मीन्स जो हमने वाटर लिया है वो गैसियस फॉर्म में है, स्टीम, वो हमको देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी. जो अपवर्ड एरो का साइन आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स इस रिएक्शन में, ये अपवर्ड एरो जो है वो शो करता है कि जो गैस है इसमें वो इवॉल्व हो रही है
Now we are going to see when metal like aluminium, zinc and iron, ये जो होते हैं ये रिएक्ट नहीं करते हैं कोल्ड वाटर के साथ या हॉट वाटर के साथ, लेकिन ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं? स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। और जो रिएक्शन टेक प्लेस करती है वो कैसी होती है? बहुत ही ज्यादा स्लो होती है। अगर हम देखें इनकी रिएक्शन को, वो होगा अल्यूमिनियम प्लस स्टीम will gives us aluminium oxide plus hydrogen, zinc plus steam will gives us zinc oxide plus hydrogen, iron plus steam will gives us ferric oxide plus hydrogen. Metal like copper, silver, gold do not react with water. जो मेटल होते हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब क्या करते हैं? वाटर के साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड्स। मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। मीन्स जब मेटल रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो वो क्या फॉर्म करते हैं? सॉल्ट फॉर्म करते हैं। और क्या लिबरेट करते हैं? लिबरेट मीन्स रिलीज करना, रिलीज करते हैं हाइड्रोजन गैस। नाउ वी आर गोइंग टू सी द रिएक्शन ऑफ दीज। मेटल्स प्लस एसिड विल गिव्स अस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। अगर हम एग्जांपल ले Na का, Na मीन सोडियम, सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl जो एसिड है वो हमने लिया है डाइल्यूट फॉर्म में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल गिव्स अस सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। मैग्नीशियम अगर हम देखें तो मैग्नीशियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड विल गिव्स अस मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। सिमिलरली आयरन का अगर हम देखते हैं तो आयरन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूटेड फॉर्म में अगर हम लें तो वो रिएक्ट करने के बाद हमको देता है फेरस क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। नाउ रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेसिस। मोस्टली मेटल डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस। सम मेटल्स लाइक लेड, जिंक, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेसिस। मीन्स जो मेटल्स होते हैं वो ज्यादातर किसके साथ रिएक्ट नहीं करते? बेसिस के साथ रिएक्शन शो नहीं करते हैं। लेकिन सम मेटल्स लाइक लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, ये जो मेटल्स हैं इन जैसे मेटल क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ ओनली एंड प्रोड्यूस, ये सिर्फ बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं? कंपाउंड ऑफ मेटल एंड हाइड्रोजन। मतलब जो मेटल है उसका एक कंपाउंड फॉर्म करेंगे और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगे। कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। और जो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड हैं ये मेटल्स एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। ऊपर हमने देखा था कि वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, यहाँ हम देख रहे हैं कि ये एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? अ केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस व्हेन एन एलिमेंट रिप्लेसेस अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मींस अगर कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा है तो उसमें अगर कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस करके किसी कंपाउंड में मतलब खुद एक नया कंपाउंड बना लेता है तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी तरह से हमको एक इसमें आपको एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 7। इसको आप अगर पढ़ेंगे तो इसमें क्या दिया हुआ है कि एक हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे, CuSO4 का सॉल्यूशन, इसको एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, उसमें हम कुछ आयरन नेल्स डालेंगे। तो उसमें हमको क्या देखने के लिए मिलेगा ऑब्जर्वेशन में? आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद जो कलर होगा सोल्यूशन का वो ब्लू से कैसा हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। और जो आयरन नेल्स होती हैं उनके ऊपर कैसा कलर आ जाएगा? रेडिश कलर आ जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो हम क्या देखेंगे? जो आयरन है और कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है उसमें रिएक्शन टेक प्लेस करने के बाद कॉपर अलग हो गया और जो आयरन नेल्स थी, जो सिर्फ एक अकेला आयरन का वो था कंपाउंड के उसमें सिर्फ आयरन नेल्स जली हुई थी, उसने क्या कर लिया है? सल्फेट के साथ मिलकर फेरस सल्फेट बना लिया है। तो इसमें भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस हुई है। आयरन ने किसको? कॉपर को अलग कर दिया और सल्फेट के साथ मिलकर कॉपर सल्फेट, सॉरी फेरस सल्फेट यहाँ पे बना लिया है नया कंपाउंड। नाउ अब हमको क्या दिया हुआ है? इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स और metals displace a less reactive metal, the order of decreasing reactivity is given in the reactivity series. मीन्स हमको अब reactivity series दी हुई है, उसमें हमको metals का नेम दिए हुए हैं एक साइड और दूसरे साइड ये दिया हुआ है कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल से वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल की तरफ बढ़ रही है सीरीज। डिग्री ऑफ रिएक्शन हमको दी हुई है। तो जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं हमको मेटल्स दिए हुए हैं सोडियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, फर्दर आगे प्लेटिनियम तक दिए हुए हैं हमको। तो इनकी रिएक्टिविटी सीरीज दी है, इनका ऑर्डर दिया हुआ है कि जैसे कि पोटेशियम है उसके बाद Na दिया हुआ है। मींस जो पोटेशियम है वो Na से ज्यादा रिएक्टिव है और फिर उसके बाद बेरियम से पहले Na दिया है तो बेरियम से ज्यादा रिएक्टिव होगा सोडियम।
इसी तरह से हम नीचे अगर जाते जाएंगे तो उनकी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी, और अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर देखेंगे तो एक के बाद एक मेटल्स की रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। नाउ अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म न्यूट्रल ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या फॉर्म करते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं या फिर एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। द एसिडिक ऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर दे फॉर्म एसिड्स व्हिच टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। ये क्या करते हैं, डिसॉल्व होने के बाद वाटर में एसिड ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, जो कि क्या करते हैं, एसिड लिटमस पेपर जो होता है उसको ब्लू से रेड टर्न ऑन कर देता है। अब हम एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि कार्बन को हम देख लेते हैं। तो कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमको देगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर अगर हम देखेंगे तो वो हमको देगा कार्बोनिक एसिड। सिमिलरली अगर हम सल्फर का देखें तो सल्फर क्या करेगा, हमको सल्फर प्लस ऑक्सीजन हमको देगा सल्फर डाइऑक्साइड। और जो सल्फर डाइऑक्साइड है अगर हम उसको वाटर के संग रिएक्ट करवाएंगे तो वो हमको क्या देगा, सल्फ्यूरस एसिड देगा, हमको सल्फरस एसिड देगा। और अगर हम इसको लिटमस पेपर पे टेस्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड टर्न कर देगा। नाउ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को अगर हम ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो सिमिलरली ये भी क्या देगा, हमको नाइट्रोजन ऑक्साइड देगा। और अगर हम उसी नाइट्रोजन ऑक्साइड को वाटर के साथ फर्दर करेंगे रिएक्ट तो वो हमको क्या देगा, नाइट्रिक एसिड देगा। अब हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। जैसा कि मेटल कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, वाटर या स्टीम के साथ रिएक्ट करने के बाद हमको दे रहे थे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहे थे हाइड्रोजन की। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ऐसा नहीं करते, ये वाटर और स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करते और ना ही कोई हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। फॉस्फोरस इज वेरी रिएक्टिव इफ केप्ट इन एयर। जो फॉस्फोरस होता है ये एक नॉन मेटल है और ये बहुत ज्यादा वाइब्रेसली रिएक्ट करता है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो जब अगर हम इसको ओपन एयर में रख देते हैं, हम इसको ऐसे ही खुला अगर एयर की प्रेजेंस रख देते हैं तो ये क्या कर लेता है, कैच फायर कर लेता है। मतलब इसमें फायर कैच हो जाती है, ये आग लग जाती है इसमें अगर हम इसको ऐसे ही खुला हवा में रखते हैं। तो अगर ये किससे रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो इसको हम किस में, टू प्रिवेंट द रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस हम इसको रखते हैं केरोसिन ऑयल में, इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगर हम देखें रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद एसिड, तो नॉन मेटल्स अगर एसिड से रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। जो नॉन मेटल होते हैं वो डाइल्यूटेड फॉर्म में अगर एसिड हो तो उसके साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। बट सल्फर रिएक्ट्स विद हॉट कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टू प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड। मींस जो सल्फर होता है वो लेकिन रिएक्ट करता है किससे, हॉट कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो होगा उसके साथ वो रिएक्ट करेगा और प्रोड्यूस करेगा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये इसकी रिएक्शन होगी वो हम देखेंगे, लेकिन इसमें कोई भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी। रिएक्शन हम देखते हैं, सल्फर प्लस नाइट्रिक एसिड will give us sulfur dioxide plus nitrogen dioxide plus water. Now, after seeing this reaction, we'll see uses of common metals. The use of some common metals are given below. Metals हमको दिए हुए हैं एक साइड और दूसरी साइड उसके uses दिए हुए हैं। अगर हम देखें कॉपर, तो कॉपर का क्या यूज होता है, फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। हम वायर बनाने के लिए यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर बनाने के लिए। कार रेडिएटर्स एंड कंडेंसर्स आर मेड, मतलब कॉपर से कार के जो रेडिएटर्स होते हैं और कंडेंसर्स होते हैं वो बनाए जाते हैं। यूज ऑफ मेकिंग कॉइन्स, स्टेच्यूज एक्सेट्रा, हम कॉइन्स बनाते हैं, स्टेच्यूज बनाते हैं और भी काफ़ी चीज़ें बनती हैं कॉपर की। यूज फॉर मेकिंग बॉयलर्स, और हम बड़े बड़े जो बॉयलर्स बनते हैं वो भी कॉपर के बनते हैं, तो उसके लिए भी हम कॉपर का यूज करते हैं। ना अब हम देखेंगे अल्यूमिनियम। अल्यूमिनियम का यूज हम करते हैं फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स, खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं वो इसके बनाए जाते हैं। ट्रांसमीटर वायर्स एंड केबल्स, जो ट्रांसमिशन वायर्स होते हैं और केबल्स होते हैं वो इससे बनाए जाते हैं। अल्यूमिनियम फॉयल आर यूज फॉर रैपिंग चॉकलेट्स, मेडिसिन, फूड स्टफ एक्सेट्रा। जो अल्यूमिनियम फॉयल होती है जो हमको जनरली मिलती है चॉकलेट के रैपर्स में हमको मिलती है, मेडिसिन उससे कवर आती है, फूड स्टफ को कवर करने के लिए हम उसका यूज करते हैं, तो इसके लिए भी एल्यूमिनियम का यूज होता है। और मिक्स विद सर्टेन मेटल इट इज यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट, और इसको हम कई सारे मेटल्स में मिलाने के बाद जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनके कंस्ट्रक्शन में भी यूज करते हैं। नाउ आयरन, यूजेस ऑफ आयरन आर पाइप्स, सिंक, स्टोरेज टैंक्स, रेलिंग्स are made of the cast iron, an impure form of iron.
मीन्स जो कास्ट आयरन होता है वो क्या होता है, इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन होता है, इसको हम कच्चा लोहा भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, हम इसका यूज करते हैं पाइप बनाने में, सिंक्स बनाने में, स्टोरेज टैंक्स बनाने में, रेलिंग्स बनाने में, इन सब चीज़ों में इसका यूज होता है। यूज इन मैन्युफैक्चरिंग नेल्स, गेट्स, नट्स एंड बोल्ट्स, चेयर्स, वायर्स, नेट्स एंड फेंसिंग एक्सेट्रा। और आयरन का यूज हम ये सारी चीज़ें बनाने में भी करते हैं। हम उससे नेल्स बनाते हैं, गेट्स बनाते हैं, नट बोल्ट्स बनाते हैं, चेन्स बनाते हैं, वायर्स बनाते हैं, नेट एंड फेंसिंग बनाते हैं, और भी कई सारी चीज़ें बनाते हैं। अगर हम देखें स्टेनलेस स्टील, तो स्टेनलेस स्टील इज यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, कटलरी, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड स्टेनलेस स्टील। जो आयरन होता है इसका यूज क्या होता है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए होता है। और स्टेनलेस स्टील फर्दर किस लिए यूज होती है, हम उसके बर्तन बनाते हैं, कटलरीज बनाते हैं, और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट भी इससे बनते हैं ना। अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ कॉमन नॉन मेटल्स। जो कॉमन नॉन मेटल्स होते हैं ज्यादातर, उसका यूज हम देखेंगे वो क्या होता है। द यूज ऑफ कॉमन नॉन मेटल्स आर गिवन बिलो। एक साइड हमको नॉन मेटल्स के नाम दिए हुए हैं, दूसरे साइड हमको उसके यूजेस दिए हुए हैं। लाइक हाइड्रोजन अगर हम देखें तो उसका क्या यूज होता है, यूज फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स बाय अमोनिया। जो अमोनिया होता है उसके साथ मिलाकर इसका हम फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, जो बाद में हमको कहाँ पर यूज होते हैं, फील्ड्स में यूज होते हैं और क्रॉप प्रोडक्शन में काम आते हैं। अगर हम इसको देखें तो एक इसलिए यूज होता है, लिक्विड हाइड्रोजन यूज होता है एज अ फ्यूल इन स्पेसशिप्स। जो स्पेसशिप्स होती हैं उसमें हम फ्यूल की तरह भी यूज करते हैं लिक्विड हाइड्रोजन का। फॉर कन्वर्टिंग वेजिटेबल ऑयल्स इनटू घी, जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं उनको घी में कन्वर्ट करने के लिए भी हम हाइड्रोजन का यूज करते हैं। एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी हम हाइड्रोजन का यूज करते हैं। अगर हम कार्बन का देखें तो डायमंड इज यूज एज अ जैम। कार्बन का ये कंपाउंड होता है डायमंड, जो कि किस लिए यूज होता है, एक जैम की तरह यूज होता है। फॉर कटिंग ग्लासेस, हम डायमंड का यूज किस लिए भी करते हैं, ग्लास की कटिंग करने के लिए भी करते हैं, और मार्बल्स के तौर पर भी करते हैं। इससे भी ज्यादा कई सारे यूज होते हैं कार्बन के। अगर हम ग्रेफाइट देखें तो ग्रेफाइट भी एक कंपाउंड है, कार्बन का फॉर्म है। तो वो किस लिए यूज होता है, एज अ ल्यूब्रिकेंट यूज होता है, और इलेक्ट्रोड की तरह भी यूज करते हैं हम, और एज अ लेड भी हम इसको यूज करते हैं पेंसिल्स में। अगर हम कोल देखें, कार्बन का ये भी एक फॉर्म है, तो ये किस तरीके से यूज होता है, एक फ्यूल की तरह यूज होता है। अगर हम चारकोल देखें, अनदर फॉर्म ऑफ कार्बन इज यूज एज द डिकलराइजिंग एजेंट इन शुगर इंडस्ट्री। जो चारकोल होता है वो शुगर इंडस्ट्रीज में किस तरह से यूज होता है, डिकलराइजिंग एजेंट, मतलब कि उसके कलर को कम करने के लिए शुगर इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है इसका। नाउ नाइट्रोजन अगर हम देखें, इट इज यूज इन अ फूड कैनिंग एंड इन इलेक्ट्रिकल बुल्स, बल्ब्स एक्सेट्रा। मतलब जो नाइट्रोजन होता है वो किस लिए यूज किया जाता है, इसको हम यूज करते हैं फूड की कैनिंग में, मतलब जो हम फूड बनाते हैं उसकी कैंस वगैरह बनाने में, या फिर जो पैकेट होते हैं उनको हम जब सील करते हैं तो उसमें हम नाइट्रोजन गैस डालते हैं कि वो फर्दर जो हमारा फूड है, जो रैप है, वो हम काफी दिन तक चला सके, स्टोर करके रख सके, खराब ना हो इस वजह से। अब हम अगर नाइट्रोजन का और यूज देखें तो क्या होता है, फॉर प्रोड्यूसिंग नाइट्रोजन कंपाउंड विच आर यूज एज फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, कई सारे नाइट्रोजन कंपाउंड्स बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। यूज फॉर प्रोवाइडिंग लो टेम्परेचर टू स्टोर ह्यूमन ऑर्गन। और जो ह्यूमन ऑर्गन्स होते हैं जिनको स्टोर करके रखा जाता है, तो उसके लिए भी हम लो टेम्परेचर अगर हमको चाहिए होता है उसमें रखने के लिए, तो उसमें लो टेम्परेचर बनाने के लिए हमको नाइट्रोजन गैस का यूज होता है। नाउ फर्दर अगर हम ऑक्सीजन का देखें तो ऑक्सीजन का क्या यूज होता है, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स यूज ऑक्सीजन फॉर एयर, ऑक्सीजन ऑफ द एयर फॉर ब्रीदिंग। मतलब हमको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, एनिमल्स को भी जरूरत होती है। इन हॉस्पिटल्स इट इज गिव्स टू सीरियस पेशेंट्स। ऑक्सीजन सिलेंडर्स के तौर पे हम देखते हैं कि वो किसको दिया जाता है, पेशेंट को दिया जाता है। जब सीरियस होता है कोई भी पेशेंट तो उसको ऑक्सीजन मास्क हम लगाते हैं, ऑक्सीजन गैस देते हैं उससे। इन इंडस्ट्रीज इट इज यूज फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रिक एसिड। हम इसमें इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं ऑक्सीडेशन के लिए, अमोनिया का नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए। इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील टू ऑक्सीडाइज इम्प्योरिटीज। मतलब जब स्टील का मैन्युफैक्चर होता है तो उसमें हम ऑक्सीडाइज जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए भी हम नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का यूज करते हैं। और फॉर फ्लेमिंग, फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग
मेटल स्क्रैप, मतलब जो मेटल स्क्रैप होता है, मेटल से जितना भी, अगर हम जैसे कि कोई इंडस्ट्री है उसमें काम चलता है किसी भी चीज़ का, तो उसमें जो स्क्रैप मटेरियल्स निकलता है मेटल का, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसकी कटिंग और वेल्डिंग के लिए और उसकी फ्लेमिंग के लिए हम इसका यूज़ करते हैं ऑक्सीजन का। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के को मैन्युफैक्चर करने के लिए भी ऑक्सीजन का यूज़ होता है ना। अगर हम सल्फर का देखें तो एज आ फंगिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड हम उस सल्फर का यूज करते हैं, और इन मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी हम सल्फर का यूज करते हैं। अगर हम देखें नोबल मेटल्स, तो नोबल मेटल्स क्या होते हैं, सम मेटल रिमेन अनअफेक्टेड इन एयर वाटर एसिडिक सॉल्यूशन और अल्कलाइन सॉल्यूशन एंड आर फाउंड इन फ्री स्टेट, मतलब कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो वाटर, एयर और एसिडिक सॉल्यूशन या फिर अल्कलाइन सॉल्यूशन के प्रेजेंट में भी क्या करते हैं, वैसे के वैसे ही रहते हैं, उन पर कोई भी अफेक्ट नहीं होता और वो फ्री स्टेट में फाउंड होते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स, नोबल मेटल्स बोलते हैं, सॉरी, नोबल मेटल्स उनको कहा जाता है। दे आर केमिकली अनरिएक्टिव, उनको केमिकली मतलब वो अनरिएक्टिव होते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करती। दे आर नोन एज नोबल मेटल्स और इनर्ट मेटल्स, उनको हम क्या बोलते हैं, नोबल मेटल्स बोलते हैं या इनर्ट मेटल्स बोलते हैं। जैसे कि गोल्ड हुआ, सिल्वर एंड प्लेटिनियम आर नोबल मेटल्स, ये नोबल मेटल्स होते हैं और ये क्या करते हैं, हैव मेटेलिक क्लस्टर, इनमें मेटेलिक क्लस्टर भी काफी ज्यादा टाइम तक होती है, इसलिए इनको हम किस लिए यूज करते हैं, ऑर्नामेंट बनाने में इनका यूज किया जाता है। ऑर्नामेंट इन द सेंस ज्वेलरी। नाउ अगर हम देखें अलॉयज, तो अलॉयज क्या होते हैं, एन अलॉय इज अ मेटेलिक मटेरियल कंपोज ऑफ टू और मोर मेटल्स और वन और मोर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मतलब कि जो अलॉय होते हैं वो क्या होते हैं, ये मेटेलिक मटेरियल होते हैं जो किससे कंपोज करके बनाए जाते हैं, दो या दो से ज्यादा मेटल से मिलकर बने होते हैं, या फिर एक या एक से ज्यादा मेटल्स या नॉन मेटल से मिलकर बने होते हैं। अलॉइंग कैन बी यूज टू इंक्रीज हार्डनेस ऑफ मेटल, अलॉइंग किस लिए यूज की जाती है, किसी भी मेटल की हार्डनेस को बढ़ाने के लिए। इट मेक्स मेटल्स मोर रेजिस्टेंट टू अटैक बाय केमिकल्स एंड एटमॉस्फेरिक कोरोजन। मीन्स ये जो हम अलॉय की प्रोसेस जो होती है, हम किसी भी मेटल का अलॉय क्यों बनाते हैं, ये हमको मतलब उस मेटल को हेल्प करता है, किस लिए, रेजिस्टेंस उसका बढ़ा देता है कि उस पर कोई भी केमिकल रिएक्शन ज्यादा टेक प्लेस ना करें। एटमॉस्फेरिक कोरिजन, जो उस पर कोरिजन लग जा मतलब जंक लगने की जो प्रोसेस होती है या फिर ऑक्सीडेशन होने की जो प्रोसेस होती है उसको कम कर देता है। इन इट कैन चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स इन अदर वेज, और लेकिन ये जो अलॉय बनते हैं ये कहीं ना कहीं या फिर किसी किसी हद तक जो मेटल होता है उसकी प्रॉपर्टी को चेंज भी कर देता है। नाउ अगर हम देखें कंपोजिशन या फिर प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ सम अलॉयज, हम अलॉयज की कुछ कंपोजिशन देखते हैं, प्रॉपर्टीज देखते हैं और उनके यूजेस भी देखेंगे हम अलॉयज के। अगर हम देखें ब्रास, ब्रास भी एक अलॉय है जो किससे मिलकर बना होता है, कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है ब्रास। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये डक्टाइल होता है, मेलिएबल होता है, कोरिजन रेजिस्टेंट होता है, मतलब इसकी हम वायर्स बना सकते हैं, शीट्स बना सकते हैं और इसमें कोरिजन ज्यादा टेक प्लेस नहीं करता। और इसका यूज कहाँ होता है, फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, नेल्स, स्क्रूज, इलेक्ट्रिक गुड्स, कार्टेजेस, कंटेनर्स, पार्ट ऑफ वॉचेस और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों में इसका यूज होता है बनाने के लिए। अगर हम ब्रॉन्ज देखें तो वो किससे मिलकर बना होता है, कॉपर और टिन से मिलकर बनता है। हार्ड, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये हार्ड भी होता है और कोरिजन रेजिस्टेंस होता है, इसमें भी कोरिजन नहीं होता। ज़्यादातर अगर हम देखेंगे तो अलॉयज जो होते हैं उसमें कोरिजन टेक प्लेस नहीं करता, मतलब ये कोरिजन रेजिस्टेंट ही होते हैं। और अगर हम ब्रॉन्ज का क्या देखें, यूज देखें तो वो किस लिए यूज होता है, स्टैचूज बनाने के लिए यूज होता है या फिर बियरिंग्स बनाने के लिए यूज होता है। हम इसके स्टैचूज बनाते हैं या फिर होल्डर्स वगैरह बनाते हैं। नाउ अगर हम देखें ड्यूरेलियम, अगर ड्यूरेलियम देखें हम, या फिर इसको हम ड्यूरेलियम भी बोलते हैं, तो इसका कहाँ किससे मिलकर बना होता है, ये अल्यूमिनियम से, कॉपर से, मैग्नीशियम, मैग्नीज से मिलकर बना होता है। प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी कि ये लाइट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, डक्टाइल होता है और ये भी क्या होता है, कोरिजन रेजिस्टेंट होता है। इसका यूज होता है एरोप्लेन्स वगैरह की बॉडीज बनाने के लिए, व्हीकल की बॉडीज बनाने के लिए, प्रेशर कुकर्स बनाने के लिए, इन सब चीजों में इसका यूज होता है। अगर हम देखें जर्मन सिल्वर, तो ये किससे मिलकर बना होता है, कॉपर से, जिंक से, निकल से मिलकर बना होता है। इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं कि ये हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, मतलब कि ये इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसका हाईली रेजिस्ट करता है, उसको उसका इंसुलेटर होता है। और अगर हम देखें इसके यूज तो वो क्या होते हैं, यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रिकल हीटर्स, हीटर्स, रेजिस्टर्स,
मतलब इसके क्या क्या बनते हैं, बर्तन बनते हैं, इलेक्ट्रिकल हीटर बनते हैं और रेजिस्टर्स भी बनते हैं। अगर हम देखें मैग्नीशियम, तो ये किससे मिलकर बना होता है, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, नाम से भी हमको पता चल रहा है थोड़ा। और प्रॉपर्टीज क्या होंगी इसकी, ये लाइट होगा और स्ट्रॉन्ग होगा। इसके यूज किस लिए होते हैं, हम इसके बैलेंसेस बनाते हैं। एंड अदर लाइट इंस्ट्रूमेंट बॉडीज ऑफ एलिप्रेन एंड मेटल्स, मतलब इसकी एरोप्लेन की बॉडीज, व्हीकल्स बनाए जाते हैं इससे, इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं जो कि लाइट वेट होते हैं। और क्या बनाए जाते हैं, बैलेंसेस बनाए जाते हैं जिसको हम वेटिंग मशीन भी बोलते हैं, वो इससे बनाए जाते हैं ना। अगर हम देखें स्टेनलेस स्टील, तो वो किससे मिलकर बना होता है, आयरन, क्रोमियम, निकल। और इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं हार्ड एंड रस्ट प्रूफ, इसमें जंग नहीं लगती है, और ये क्या होता है, हार्ड होता है। इसके यूज क्या होते हैं, फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, कटलरी, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा, इन सब चीजों में इसका यूज होता है। अगर हम स्टील देखें तो ये भी एक अलॉय है, किससे मिलकर बना होता है, आयरन एंड कार्बन से मिलकर बना होता है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये स्ट्रांग होता है। और फॉर मेकिंग नेल्स, टैंक्स, बॉडीज ऑफ शिप्स एंड अदर व्हीकल्स, ब्रिजेस, रेलवेज, लाइंस एक्सेट्रा, इतनी सारी चीजों में हम इसको यूज करते हैं। और जनरली भी हम स्टील का यूज करते हैं, डे टू डे लाइफ में भी हमने स्टील देखा हुआ होता है। अगर हम देखें सोल्डर, सोल्डर क्या होता है, लेड और टिन से मिलकर बना हुआ एक एलॉय होता है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि इसका पॉइंट, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी लो होता है। और इसके यूज क्या होते हैं, ज्वाइनिंग मेटल्स, मतलब अगर हम किसी मेटल्स को हमको ज्वाइन करना होता है तो हम उसको किस प्रोसेस से ज्वाइन करते हैं, सोल्डरिंग के मेथड से हम इसको ज्वाइन करते हैं। और उसमें क्या यूज होता है, कौन सा अलॉय यूज होता है, सोल्डर अलॉय यूज होता है, जो किससे मिलकर बना होता है, लेड एंड टिन, टिन से। Now we are going to see corrosion of metals. Iron get oxidized in iron oxide, that is Fe2O3, जो किस कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। जो आयरन होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, Fe2O3 बनाता है, मतलब ऑक्सीडाइज होने के बाद, और उसका कलर क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है, बाय द एक्शन ऑफ एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन इन द वे, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। मीन्स जब ये एक्शन होता है किसके प्रेजेंस में होता है, मॉइस्चर के प्रेजेंस में होता है और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। If an iron object exposed to air for a long time, the entire thing can get eaten away. मीन्स अगर किसी आयरन के ऑब्जेक्ट को हम बाहर छोड़ दें तो वो क्या होगा, पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। अगर हम उसको खुली हवा में बाहर छोड़ दें, पानी के प्रेजेंस में छोड़ दें, तो वो पूरी तरीके से खराब हो जाएगा, जंग लग जाएगी उसके ऊपर। क्या होता है ये, उसको हम बोलते हैं कॉरोजन बोलते हैं। दिस एक्शन ऑफ एयर ऑन मेटल सरफेस इज कॉल्ड कॉरोजन। मीन्स ये जो एक्शन होता है एयर का मेटल के सरफेस पे, उसको हम बोलते हैं कॉरोजन। अगर हम रिएक्शन देखें जो आयरन की होती है कॉरोजन की, तो वो क्या होती है, 4Fe प्लस 3O2 प्लस 3H2। मीन्स हम आयरन देख रहे हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, सॉरी, हम इसमें ले रहे हैं, आयरन ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं और वाटर ले रहे हैं। इस और अगर ये सारे मिलकर रिएक्ट करेंगे तो हमको क्या देंगे ये लोग, Fe2O3 प्लस 2FeOH का होल थ्राइस। मीन्स ये क्या होता है, रस्ट। और ये प्रोसेस प्रोसेस क्या होती है, कॉरोजन की प्रोसेस होती है। अगर हम देखें प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, हम अगर देखें तो वो क्या होती है, बोथ एयर एंड वाटर आर नीडेड टुगेदर टू रस्ट द आयरन। मतलब अगर कॉरोजन हम देखें तो उसमें क्या होता है, रस्ट लगती है आयरन के ऊपर, और आयरन के ऊपर जो रस्टिंग की प्रोसेस होती है उसके लिए एयर और वाटर दोनों ही बहुत जरूरी होते हैं। मतलब मॉइस्चर का प्रेजेंस भी होना चाहिए और ऑक्सीजन भी होनी चाहिए। Air in the sense here is oxygen. The only way to prevent iron from rusting is to keep air and water away from it. मतलब रस्टिंग से बचाने के लिए आयरन को हमको क्या करना पड़ेगा, एयर एंड वाटर से उसको हमेशा हमको दूर रखना पड़ेगा। इट कैन बी डन एज फॉलोज, और ये हम कैसे कैसे कर सकते हैं, उसके हमको मेथड दिए हुए हैं। बाय पेंटिंग, हम उस पर पेंट करने के बाद भी उसको रस्ट से बचा सकते हैं। उसको ग्रीस करके या उसको ऑयल करके हम उसको बचा सकते हैं। उसके ऊपर अगर हम सिलिका जेल डालें तो भी उससे वो हम उसको रस्ट से बचा सकते हैं आयरन को। बाय गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, एक थिन लेयर को कोट कर देते हैं आयरन के ऊपर एक प्रोसेस के थ्रू, मतलब गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू हम जिंक की एक थिन लेयर कोट कर देते हैं आयरन के किसी भी सरफेस के ऊपर, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। इस प्रोसेस से भी हम उसको बचा सकते हैं रस्टिंग से। और बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू उसमें कोई भी मेटल से उसके ऊपर प्लेटिंग करवा सकते हैं आयरन के ऊपर, इससे भी वो रस्ट से बच जाता है।
अब हमने ये चैप्टर खत्म कर लिया है इस तरह से। इसमें क्विक रिव्यू पॉइंट्स दिए हैं, इसको आप पढ़िएगा और समझिएगा कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। दिस इज इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।